गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चंद्रगुप्त के बारे में प्रारंभिक जीवन और उसकी जो घटनाएं घटी उसके जीवन में, उसकी शिक्षा और किस तरह से उसने पश्चिमोत्तर भारत के अंदर यूनानियों के शासन का अंत किया, ये जाना था। अब हम बात करेंगे उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, नंद वंश का उन्मूलन एवं मगध पर अधिकार, और भी जो उसकी उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। नंद वंश का उन्मूलन एवं मगध पर अधिकार। पंजाब सिंध में यूनानियों के शासन का अंत कर पश्चिमोत्तर भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, और इस प्रकार चंद्रगुप्त एवं चाणक्य भारत में अपना शासन स्थापित करने के अपने लक्ष्य के एक भाग को सिद्ध करने में सफल रहे। अब उन्होंने अपना पूरा ध्यान इस लक्ष्य के दूसरे भाग को प्राप्त करने की दिशा में केंद्रित किया, और यह कार्य था नंद वंश का उन्मूलन एवं मगध के राज सिंहासन पर अधिकार। भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमोत्तर भारत से यूनानियों के उन्मूलन की घटना का उल्लेख नहीं है, लेकिन चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त द्वारा नंदवंश का विनाश एवं मगध के सिंहासन पर अधिकार का स्पष्ट संकेत अनेक ग्रंथों में दिया गया है। यद्यपि चंद्रगुप्त द्वारा मगध विजय का विस्तृत विवरण दुर्भाग्यवश उपलब्ध नहीं है, लेकिन वायु पुराण में कहा गया है कि ब्राह्मण कौटिल्य नंदों का नाश करेगा, कौटिल्य ही चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक करेगा। इसी प्रकार की बातें मत्स्य पुराण एवं भागवत पुराण में भी कही गई है। कौटिल्य अर्थशास्त्र, महावंश, टीका, परिशिष्ट पर्वन, कामंदकीय, नीतिशास्त्र, कथा सरित सागर, व्रत कथा, मंजरी, मुद्रा राक्षस आदि अनेक ग्रंथों में कौटिल्य एवं चंद्रगुप्त द्वारा नंदों के उन्मूलन एवं मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त के सिंहासन रोहन होने का उल्लेख किया गया है। महावंश टीका का कथन है कि पाटलिपुत्र में नंदराज धनानंद की एक दानशाला थी, जिसका अध्यक्ष कोई ब्राह्मण होता था। अपनी विद्वता एवं शास्त्रार्थ कौशल के कारण चाणक्य इस दानशाला के अध्यक्ष पद पर आसीन हो गया। नंदराज चाणक्य की कुरूपता एवं उद्दंडता से नाराज हो गया और उसने उसे इस पद से हटा दिया। इस पर क्रुद्ध होकर अपमानित चाणक्य ने नंदवंश को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा की और एक आजीवक वादु के वेश में वहां से भाग निकला। घूमते फिरते उसकी भेंट बालक चंद्रगुप्त से हो गई। नंदराज द्वारा चाणक्य के अपमान एवं चाणक्य द्वारा नंदवंश के समूल उच्छेद की प्रतिज्ञा की घटना का उल्लेख कथा सरित सागर एवं मुद्रा राक्षस में भी किया गया है। मगध के सिंहासन पर इस समय नंदवंश का अंतिम राजा धनानंद आसीन था, जो अपनी विशाल सेना एवं विपुल धन संपदा के कारण दुर्भेद्य था, लेकिन जनता पर डाले गए करों के अतिरिक्त बोझ एवं अत्याचारपूर्ण शासन के कारण उसे जनता का नैतिक समर्थन प्राप्त नहीं था। अनुमान किया जाता है कि धनानंद के विरुद्ध हुए संघर्ष में चंद्रगुप्त को सैनिक तत्वों की अपेक्षा इस नैतिक तत्व से कहीं अधिक सहायता मिली होगी। प्रजा ने अवश्य ही नए नेता चंद्रगुप्त का साथ दिया होगा। नंद राजा को हरा पाना कोई आसान काम नहीं था। महावंश, टीका एवं परिशिष्ट पर्वन से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त एवं चाणक्य अपने प्रथम मगध आक्रमण में असफल रहे। यह आक्रमण उन्होंने सीमांत प्रदेशों को पहले अपने अधीन किए बिना ही कर दिया। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार नंद राजा की अधिक शक्तिशाली सेना ने चाणक्य और चंद्रगुप्त की सेना को तितर-बितर कर दिया और उन्हें स्वयं जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपने रणनीति की गलती का एहसास हुआ और उन्होंने महावंश टीका के अनुसार सीमांत प्रदेशों से अपना विजय अभियान प्रारंभ किया। यह चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमोत्तर भारत से यूनानियों के शासन के उन्मूलन की ओर संकेत है, जिसका विवरण भी हमने दिया है, यूनानी साक्ष्यों में मिला है हमें। इस दौरान चंद्रगुप्त ने पंजाब की गणतंत्री एवं शस्त्रोपजीवी जातियों के सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करके उसे और शक्तिशाली बना दिया। महावंश टीका के अनुसार सीमांत प्रदेशों से पुनः अपना विजय अभियान शुरू करने के बाद जब चंद्रगुप्त और चाणक्य की सेनाएं राज्य के मध्यवर्ती भाग की ओर बढ़ने लगी, तो पुनः चंद्रगुप्त और चाणक्य ने रणनीति संबंधी एक गलती कर दी। उन्होंने विजित प्रदेशों में सैनिक टुकड़ियां नहीं छोड़ी, जिसके कारण उनमें विद्रोह होने लगा। चंद्रगुप्त एवं चाणक्य ने पुनः अपनी नीति में संशोधन किया। अब वे जैसे जैसे प्रदेशों को जीतते गए, वहां अपनी सेनाएं नियुक्त करते हुए आगे बढ़ते गए। अंत में उन्होंने पाटलिपुत्र पर घेरा डाला और धनानंद को मार डाला। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार नंद राजा को मारा नहीं गया। इस ग्रंथ का कहना है कि चाणक्य
हिमवत कूट गया और वहाँ के राजा प्रवर्तक से संधि की। इसके बाद चंद्रगुप्त ने प्रांतों को जीतते हुए विजय अभियान आरंभ किया और नंद देश का विध्वंस कर डाला। पाटलिपुत्र पर पुनः घेरा डाला गया और अंत में नंद राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। नंद राजा का वध नहीं किया गया, उसे एक रथ में आवश्यक सामान के साथ चले जाने की अनुमति दे दी गई। नंद के महल में प्रवेश करने के बाद चंद्रगुप्त और प्रवर्तक ने नंदों के राज्य और उसकी संपदा को आधा आधा विभाजित कर लिया, किंतु तभी एक विषकन्या के संसर्ग से प्रवर्तक की मृत्यु हो गई। इस प्रकार चंद्रगुप्त नंद और प्रवर्तक दोनों के राज्य का स्वामी बन गया। मुद्रा राक्षस में भी इस बात का उल्लेख है कि नंद राजा को परास्त करने के कार्य में चंद्रगुप्त को प्रवर्तक ने सहयोग प्रदान किया। मुद्रा राक्षस का कथन है कि चंद्रगुप्त और प्रवर्तक की भारी सेनाओं ने प्रलय के समुद्र की भांति पाटलिपुत्र को घेर लिया। नंदराज तथा चंद्रगुप्त के मध्य हुए युद्ध का विवरण किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। बौद्ध ग्रंथ मिलियन पिनाओं से यह संकेत अवश्य मिला है कि दोनों के बीच भीषण रक्तपातपूर्ण युद्ध हुआ होगा। इस ग्रंथ के अनुसार नंदराज की विशाल सेना का सेनापति भद्रशाल था तथा इस युद्ध में 80 बार शव नृत्य हुआ था। परंपरा के अनुसार एक शव नृत्य में ही 100 कोटि सैनिक, 10,000 हाथी, 1 लाख घोड़े और 5,000 सारथी मारे जाते हैं। स्पष्ट है कि उपयुक्त विवरण अत्यधिक अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन इस युद्ध की विलक्षण भयंकरता का आभास हो जाता है। नंदराज स्वयं एक विशाल सेना का अधिपति था और उसे हराना बड़ा दुस्सह कार्य था। मुद्रा राक्षस में दिए गए दोनों पक्षों के षड्यंत्रों और प्रति षड्यंत्रों के दीर्घ कथानक से यह संकेत भी मिलता है कि उपयुक्त युद्ध कूटनीतिक स्तर पर भी बड़ी कुशलता से लड़ा गया था और चंद्रगुप्त की विजय में चाणक्य की अद्भुत कूटनीतिक प्रतिभा का महत्वपूर्ण योगदान था। और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों का अनुमान है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासन रोहन लगभग 322 ईसा पूर्व में हुआ था। सेल्यूकस की पराजय। मगध विजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी सिकंदर के पूर्वी साम्राज्य के उत्तराधिकारी सेल्यूकस की पराजय एवं मौर्य साम्राज्य का विस्तार। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य पर अधिकार करने के लिए उसके प्रमुख सेनापतियों सेल्यूकस और एंटीगोनस के मध्य एक गृह युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें एक लंबे समय के बाद सेल्यूकस विजयी हुआ और वह बेबीलोन एवं बैक्टीरिया सहित संपूर्ण एशियाई यूनानी साम्राज्य का अधिपति हो गया। इन क्षेत्रों में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद लगभग 306 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने अपना राज्याभिषेक किया और निकेटार की उपाधि धारण की, जैसे कि विजेता भी बोला जाता है। उधर चंद्रगुप्त मौर्य नंद राजा को परास्त करने के बाद मगध के सिंहासन पर आरूढ़ होते ही एक ऐसे साम्राज्य का एक छत्र नरेश बन गया जो नंद के समान राज्य से बहुत बड़ा था, क्योंकि उसमें सिंधु नदी तक पंचनद देश भी सम्मिलित था। जस्टिन के अनुसार राजमुकुट धारण करके सेंड्रोकोटस उस समय भारतवर्ष का स्वामी था जब सेल्यूकस अपनी भावी महानता की नींव डाल रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर की सीमाएं अब एक दूसरे से टकरा रही थी। सेल्यूकस निकेटर एशियाई यूनानी साम्राज्य पर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर चुका था, अतः उसने 305 ईसा पूर्व के लगभग पूरब की ओर अग्रसर होते हुए भारत के उस भाग पर पुनः आधिपत्य की योजना बनाई। यूनानी लेखक एपिन के अनुसार काबुल नदी का रास्ता पकड़कर उसने सिंधु नदी पार की और भारतवासियों के राजा सेंड्रोकोटस से युद्ध आरंभ किया, परंतु इस समय भारत की राजनीतिक परिस्थिति सिकंदरकालीन भारत की स्थिति से सर्वथा भिन्न थी। सिकंदर को तो भारत में छोटे छोटे भूप्रदेशों के विभाजित मन स्थिति वाले राजाओं या गणतांत्रिक शासनों को से युद्ध करना पड़ा था, लेकिन सेल्यूकस के टक्कर चंद्रगुप्त एवं चाणक्य के कुशल नेतृत्व के अधीन संगठित एक संयुक्त एवं शक्तिशाली भारत से हो गई। सेल्यूकस इस युद्ध में पराजित हो गया। सेल्यूकस के पराजय का स्पष्ट उल्लेख यूनानी लेखकों ने नहीं किया, लेकिन इस युद्ध के पश्चात दोनों राजाओं के मध्य हुई संधि की जिन शर्तों का विवरण दिया गया है उससे इस बात में कोई संदेह नहीं रहता कि उपयुक्त युद्ध में सेल्यूकस बुरी तरह पराजित हुआ। उसे अपने 4 महत्वपूर्ण प्रांतों से हाथ धोना पड़ा। इस युद्ध के पश्चात हुई संधि की शर्तें निम्नलिखित है। पहले, सेल्यूकस को निम्नलिखित प्रांतों को पूर्णतः या आंशिक रूप से चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपना पड़ा: आर्कोशिया, कंधार, पेरोपेनिसडाई, काबुल, एरिया जो हेरात और ग्रेडोशा बलूचिस्तान। उपयुक्त प्रांतों के संबंध में स्ट्रेबो का स्पष्ट कथन है कि सिंधु नदी के किनारे किनारे पेरोपेनिसडाई है, जिसके उत्तर में पेरोपेनिसिस पर्वत है, फिर दक्षिण की ओर आर्कोशिया है, उससे मिला हुआ पुनः दक्षिण की ओर ग्रेडोशिया है। इनके समीप समुद्र तट पर अन्य जातियाँ रहती हैं और
रहते हैं और इन स्थानों में आंशिक रूप से कुछ जो सिंधु नदी के किनारे बसे हैं वे भारतवासियों के अधिकार में हैं। यद्यपि उन पर पहले पारसिकों का अधिकार था, सिकंदर ने इन्हें एरियोनों से छीना था और वहां अपने उपनिवेश बसाए थे, लेकिन सेल्यूकस ने उन्हें अंतर्विवाह की संधि पर एवं 500 हाथियों के उपहार के बदले में चंद्रगुप्त को दे दिया था। स्ट्रेबो के उपयुक्त कथन में एरिया या एरियाना का उल्लेख नहीं है। इस प्रांत का उल्लेख स्ट्रेबो ने एक अन्य स्थल पर इस प्रकार किया। एरियाना भारतवर्ष के ठीक पश्चिम में स्थित था और उस समय सिकंदर समय वह पारसिकों के अधीन था, लेकिन बाद में भारतीयों ने एरियाना के बड़े भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यह अधिकार उन्हें मैसेडोनिया निवासियों ने दिया था। एक अन्य लेखक प्लिनी का कथन है कि बहुसंख्यक लेखक 4 प्रांतों को भारतवर्ष में सम्मिलित करते हैं। डॉक्टर स्मिथ एवं अन्य विद्वानों द्वारा प्लिनी के इस कथन में सेल्यूकस चंद्रगुप्त युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत की सीमा विस्तृत हो जाने का उल्लेख मिलता है। जो दूसरी शर्त थी, उस शर्त के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्धोपयोगी भारतीय हाथी उपहार में दिए। यह उपहार सेल्यूकस के लिए एक बड़ा बेशकीमती सिद्ध हुआ, क्योंकि कुछ समय बाद एंटिगोनस और सेल्यूकस के मध्य हुए युद्ध में चंद्रगुप्त के हाथी ठीक समय पर इप्टस के रण क्षेत्र में पहुंच गए और एंटिगोनस का बना बनाया खेल बिगड़ गया। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ। यह वैवाहिक संबंध किस रूप में है इसका स्पष्ट उल्लेख किसी साक्ष्य में नहीं मिलता, लेकिन अनेक विद्वानों का मानना है कि संधि की भावना को दृष्टिगत रखते हुए सेल्यूकस ने अपनी एक पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। इस संबंध में भविष्य पुराण के एक कथन की ओर भी ध्यान आकर्षित दिया गया कि सुलभ ने अपनी पुत्री विजेता को दे दी थी। चौथी, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक राजदूत को भेजकर इस मैत्री की पुष्टि की। मेगास्थनीज ने भारत के बारे में अपना विवरण इंडिका नामक पुस्तक में लिखबद्ध किया है, जो मौर्यकालीन इतिहास को जानने का एक बड़ा प्रामाणिक स्रोत है। भारत और यूनान के मध्य इस प्रकार राजनयिक या दौत्य संबंध स्थापित हुए, जो बिंदुसार एवं अशोक के काल में भी चलते रहे। इस प्रकार चंद्रगुप्त के सेल्यूकस पर विजय मौर्य साम्राज्य के लिए एक बड़ी लाभकारी सिद्ध हुई। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार चंद्रगुप्त के गौरव को 4 चांद लग गए। डॉक्टर मजुमदार के शब्दों में सेल्यूकस के ऊपर चंद्रगुप्त के इस विजय ने यह प्रदर्शित कर दिया कि बड़ी से बड़ी यूनानी सेनाएं, जब उन्हें कुशल और अनुशासित भारतीय सेनाओं का सामना करना पड़ा, निर्बल सिद्ध हुई। इसी के साथ भारत का ईरान के ऊपर भी पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। सेल्यूकस से मिले प्रदेशों के कारण पश्चिम की ओर चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार हिंदकुश पर्वत एवं ईरान की सीमाओं तक हो गया। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त की पश्चिमी भारत की विजय। इस बात के ठोस प्रमाण उपलब्ध हैं कि पश्चिमी भारत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का हिस्सा था। इस क्षेत्र की विजय स्वयं चंद्रगुप्त द्वारा की गई होगी, क्योंकि उसके पूर्ववर्ती नंद राजाओं के अधीन सुराष्ट्र सहित पश्चिमी भारत का क्षेत्र नहीं था। शक महाक्षत्रप रुद्ररामन की 150वीं ईस्वी के जूनागढ़ अभिलेख में यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के राष्ट्रीय अर्थात राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इस अभिलेख के में वर्णन किया गया कि किस प्रकार उज्जैत पर्वत से नीचे की ओर बहने वाली स्वर्णसिक्ता, पलाशनी आदि नदियों पर मौर्य राजा चंद्रगुप्त के प्रांतीय शासक वैश्य पुष्पगुप्त द्वारा बांध बनाकर उस पर्वत पर सुदर्शन झील बनवाई गई थी। इस अभिलेख में यह भी उल्लेख है कि अशोक के काल में उसके इस क्षेत्र के प्रांतीय शासक यवनराज तुषासफ ने इस जलाशय से बहुत सी नहरें निकाली। इस प्रांत को आनर्त तथा सुराष्ट्र का प्रांत भी कहा गया है। उपयुक्त साक्ष्य से यह निश्चित है कि चंद्रगुप्त का अधिकार पश्चिम में सुराष्ट्र तक था। गिरनार से प्राप्त स्वयं अशोक का अभिलेख भी इस तथ्य का असंदिग्ध पुष्टिकरण करता है। पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य सौराष्ट्र प्रांत से दक्षिण में बहुत आगे तक विस्तृत था। इस तथ्य की जानकारी महाराष्ट्र प्रांत के थाना जिलों में भी स्थित सोपारा नामक स्थल से प्राप्त अशोक के अभिलेखों से होती है। अशोक ने अपने अभिलेखों में इस प्रदेश को जीतने का कोई दावा नहीं किया, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस क्षेत्र पर विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त होगी, जिसने निकटवर्ती सौराष्ट्र प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। चंद्रगुप्त पश्चिमी भारत के अवंती क्षेत्र का भी अधिपति रहा होगा। जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त को अवंती का शासक कहा गया। अशोक के समय में अवंती राष्ट्र का एक अलग प्रांत के रूप में उल्लेख है। बात करते हैं चंद्रगुप्त के दक्षिण भारत की विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदूर दक्षिण को छोड़कर दक्षिणापथ के अधिकांश भाग को विजित कर लिया था एवं उसे मौर्य साम्राज्य का अंग बना लिया था। इसकी जानकारी हमें अनेक स्रोतों से प्राप्त होती है। ये स्रोत हैं
यूनानी एवं भारतीय लेखकों के सामान्य कथन, अशोक के अभिलेख, तमिल परंपरा एवं जैन परंपरा। यूनानी एवं भारतीय लेखकों के सामान्य कथन, इनमें चंद्रगुप्त को प्राय संपूर्ण भारत का अधिपति कहा गया है। जस्टिन के अनुसार राज सिंहासन पर अधिकार करके सैंड्रोकोटस ने भारत को अपने अधीन कर लिया। प्लूटार्क के शब्दों में एंड्रोकोटस ने 6 लाख की सेना लेकर सारे भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। भारतीय साक्ष्यों के अंतर्गत महावंश टीका में चंद्रगुप्त को सकल जम्बूद्वीप का शासक कहा गया है। मुद्रा राक्षस का कथन है कि हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक के राजा भयभीत और नतशीश होकर चंद्रगुप्त के चरणों में झुक जाया करते थे और चंद्रगुप्त चारों समुद्रों के पार से आए राजागण चंद्रगुप्त की आज्ञा को अपने सिरों पर माला की तरह धारण करते थे। उपयुक्त कथनों से यह संकेत मिलता है कि चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत की दिग्विजय की होगी और इसी क्रम में दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्से पर उसका अधिकार हुआ होगा। अब बात करते हैं इसी में अशोक के अभिलेखों द्वारा पुष्टि। दक्षिण भारत के अनेक क्षेत्रों से प्राप्त अशोक के अभिलेख इन क्षेत्रों में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई विजयों के परोक्ष लेकिन असंदिग्ध प्रमाण है। अशोक के अभिलेख दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरि, सिद्धपुर तथा जटिंग रामेश्वरम, गोवीमठ एवं पालकीगुंडू, मास्की, एरागुडी एवं राजुल मंडीगिरी तक के स्थानों से मिले हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में उपयुक्त क्षेत्रों का तक हिस्सा मौर्य साम्राज्य का अधीन था। अशोक स्वयं अपने दूसरे एवं 13वें शिलालेख में सुदूर दक्षिण स्थित चोल, पांड्य, सत्यपुत्र तथा केरलपुत्र आदि जातियों का उल्लेख अपने पड़ोसी राज्यों के रूप में करता है और इस प्रकार अपने राज्य की दक्षिणी सीमाओं का संकेत देता है। अशोक ने अपने राज्यकाल में ही एक ही क्षेत्र की विजय की थी, यह थी कलिंग विजय, जिसके पश्चात उसके ने शस्त्र विजय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया, धर्म विजय के आदर्श को अपना लिया था। ऐसी स्थिति में अशोक के उपयुक्त अभिलेखों से संकेतित दक्षिण भारत के क्षेत्र की विजय या तो उसके पिता बिंदुसार द्वारा की गई या बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। एक विजेता के रूप में बिंदुसार की किसी उपलब्धि का कोई असंदिग्ध प्रमाण हमारे पास नहीं है। दूसरी ओर पराक्रमी नेता, साम्राज्य निर्माता एवं भारत के अधिपति के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिष्ठा अनेक स्रोतों से ज्ञात होती है। अतः अधिकांश विद्वानों के अनुसार अशोक के अभिलेखों के प्राप्ति स्थल से ज्ञात दक्षिणी भारत में कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों तक विजय पताका फहराने का श्रेय सुयोग्य सेनापति चंद्रगुप्त मौर्य को ही दिया जाना चाहिए। तमिल परंपरा के अनुसार प्राचीनतम तमिल साहित्य में मौर्यों के दक्षिण भारतीय अभियान की कुछ अनुश्रुतियों के रूप में सुरक्षित दिखाई पड़ती है। इन कथनों के विशुद्ध साहित्यिक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। संगमकालीन तीनों कवियों ने अपनी कविता में मौर्यों का उल्लेख किया है। ये तीनों कवि हैं कलिकल, आतिरेयण, परंगोर और मामूल नार। कलिकल ने अपनी कविता में मौर्यों के विजयी बर्छों, गगनचुंबी छत्रों और रनों का उल्लेख किया है और कहा है कि प्रकाशपुंज से युक्त उनका चक्र पर्वत को काटकर सूर्य को पार करके चला गया। परंगोरनार ने भी इस शैली में मौर्य का बखान किया है। उपयुक्त दोनों कवियों के विवरण अत्यधिक एवं काल्पनिक एवं तथ्यहीन लगते हैं। तीसरे तमिल कवि मामूलनार का वर्णन कुछ तथ्यात्मक एवं ऐतिहासिक जान पड़ता है। मामूलनार अपनी कविता अहन नन आरू में कहता है कि मौर्य अपने रथों और घोड़ों तथा हाथियों की सेना के साथ चट्टानों को चीरते हुए दक्षिण की ओर बढ़ गए। उनका प्रयोजन दक्षिण भारत की एक जाति मोहरों का दमन करना था, जिन्होंने उनके प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था। मौर्य एक पर्वत को काटकर बनाए गए मार्ग से अपने रथों को लेकर अपने स्थानीय मित्र कोशलों की सहायता के लिए गए थे, जिन्हें मौर्यों के आने के बाद रण क्षेत्र में शत्रु की सेनाओं को परास्त कर दिया। मामूलनार यह भी लगता है कि मौर्य को उनके दक्षिण भारतीय अभियान में युद्ध प्रिय वडुग्रोह ने सहायता की, जो अपने तीव्रगामी तीरों से लड़ते थे। डॉक्टर के.एन. शास्त्री ने कोशलों की पहचान अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित सत्यपुत्रों से तथा वडुग्रोह की पहचान कन्नड़ तेलुगु प्रदेश के निवासियों से की है। जैन परंपरा। अनेक जैन ग्रंथों जैसे व्रत कथा कोश, भरत बाहुचरित, पुण्याश्रवक कथा कोश, राजवली कथा आदि में यह उल्लेख मिलता है कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त अपना राजपाट छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु का शिष्य बन गया और उनके साथ दक्षिण में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर जाकर बस गया। वही तपस्वी का जीवन व्यतीत करते हुए चंद्रगुप्त ने अंत में जैन परंपरा के अनुसार निराहार रहकर प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त के श्रवण बेलगोला में रहने की घटना का उल्लेख इस क्षेत्र से प्राप्त अनेक अभिलेखों में भी किया गया है, लेकिन यह अभिलेख 600 ईस्वी के बाद के हैं। उपयुक्त घटना के प्रतीक कुछ स्मारक भी इस क्षेत्र में विद्यमान है। श्रवण बेलगोला में एक पहाड़ी का नाम चंद्रगिरी
है और यह कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिनों में इसी पहाड़ी पर तपस्या की थी। इसी पर्वत पर भद्रबाहु के नाम की एक गुफा थी। पास में चंद्रगुप्त वस्ती नामक एक मंदिर भी है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त ने करवाया था। इस मंदिर के अग्रभाग पर चंद्रगुप्त तथा भद्रबाहु के जीवन की घटनाओं से संबंधित 90 दृश्य पाषाण खंडों पर अंकित है। उपयुक्त जैन परंपरा को विश्वसनीय मान लिया जाए तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में उसी स्थान पर जाकर बसा होगा जो उसके साम्राज्य की सीमाओं के भीतर हो। अतः यह भी एक परोक्ष संकेत है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला तक विस्तृत रहा होगा।